हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, जो कि स्किनर के द्वारा दिया गया है। चलो पहले टॉपिक लिखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टाइटल क्या हो गया? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा यहां पर, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी एक चीज ध्यान रखना, इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो एक डिफरेंस आप यहां पर समझना, एक हमने पढ़ा था प्राचीन अनुबंधन और एक होता आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन। एनसीईआरटी की बुक में स्पेसिफाई ये किया हुआ है। और आपने देखा होगा एनसीईआरटी की जो बुक्स है, चाहे वो साइकोलॉजी की हो चाहे अदर सब्जेक्ट की हो, वहां से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन उठ के बनते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो मेजर डिफरेंस है, उस दो लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो बाद में बताएंगे। पहले हम ये बताएंगे कि ये सिद्धांत कब दिया, किसके द्वारा दिया गया, पहले हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स, यह जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? इसका जो प्रवर्तक है, कौन है सिद्धांत के प्रवर्तक? बीएफ स्किनर। प्रवर्तक का नाम क्या है? बीएफ स्किनर, है ना। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1938 में दिया था। कब दिया था? 1938 में दिया था, 1938 में दिया था। ठीक है, पूरा नाम एग्जाम में आया हुआ है, पता भी है आपको, फिर भी लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए। ब्यूरहस, देखो ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था इस सिद्धांत के लिए, वो प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे किया था। वो प्रयोग है क्या, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बात करेंगे, स्किनर ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। एक बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। क्या नाम है स्टूडेंट्स बुक का? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। लिख देता हूं मैं। इस बुक के अंदर इन्होंने अपनी ये थ्योरी पब्लिश की थी। देखो, एक प्रॉब्लम है, बुक के नाम जो है इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, ये हिंदी में नहीं आते हैं, तो आपको जो है वो इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। लिख देता हूं, देखिएगा बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। नाम क्या होगा बुक का? बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो यदि आपसे पूछ ले वे, जैसे एग्जाम में आया हुआ कि एजुकेशन साइकोलॉजी किसकी बुक है? थ्रोंडाइक की। वैसे ही बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी किसकी बुक है? स्किनर की बुक है। इन्होंने ये कब लिखी थी? 1938 में लिखी थी। और इन्होंने अपनी थ्योरी भी कब पब्लिश की? 1938 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये प्रयोग है क्या वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर बाकी सारी चीजें आपको पता थी। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो किसका बन सकता है? बुक का बन सकता है। इसको थोड़ा ढंग से देख के चले जाना, बाकी तो आपको पता ही था। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। देखिएगा इसके अंदर होता क्या है। चूहा है और ये चूहा एक पिंजरे के अंदर बंद है। देखना, ये पिंजरा है जिसके अंदर कौन बंद है? चूहा बंद है। चूहा बनाते थे ना, याद करो अपने प्राइमरी सेक्शन को, ऐसे बनाते थे ना। एम नाम का चूहा था, फिर आगे वो क्या करता था पता नहीं, वो मेरे को याद नहीं है, आपको याद होगा, देख लीजिएगा। अपने को तो ये थ्योरी समझनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लो, ये होगी इसकी पूंछ। ठीक है, अब देखो ये चूहा जिस पिंजरे में बंद है उस पिंजरे का नाम क्या है? स्किनर बॉक्स। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप सबको याद है। आजकल नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, फिर भी पता रख लेना बेसिक नॉलेज के लिए कि चूहा जिस पिंजरे में बंद था उसका नाम क्या था? स्किनर बॉक्स। यानी स्किनर जो इसके ऊपर प्रयोग कर रहा है उसके आधार पर इसका नाम क्या रख दिया? स्किनर बॉक्स। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रयोग के, इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है वो बिल्कुल भी जो है आपको रटने की जरूरत नहीं होगी।
हम उन चीजों को समझते हुए चलेंगे कि ये नाम क्यों दिया गया, ताकि आपको रटना पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये चूहा है और ये चूहा भूखा है, ये चूहा कैसा है, भूखा है, ठीक है। इसके सामने कोई भी बाहरी उद्दीपक जो है नहीं है। एक चीज देखना, इस पिंजरे में यहां पर जो जगह है, यहां से पिंजरा खुलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर या ताला कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीवर या ताला। ये डायग्राम जो है समझने के लिए है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लीवर या ताला, यानी ये वो जगह जहां से ये पिंजरा खुलेगा और इस चूहे को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। इस चूहे को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये चूहा भोजन की तलाश में क्या करता है, पिंजरे की चार दीवारी में चक्कर लगाता है। क्या इसके सामने कोई उद्दीपक दिख रहा है क्या, नहीं। यानी इसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेस्पॉन्ड पहले कर रहा है, रेस्पॉन्स पहले दे रहा है, अनुक्रिया पहले कर रहा है। और ये अनुक्रिया पहले करना जो है, ये क्या दर्शाता है कि ये जो चूहा है, स्किनर का सब्जेक्ट जो है, इसका विषय या जो चूहा जो है वो कैसा है, सक्रिय है, एक्टिव है। कैसे, क्योंकि इसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनुक्रिया कर रहा है, ये इसकी सक्रियता को दर्शाता है। जबकि पावलोव और थ्रोंडाइक के जो सब्जेक्ट थे, कुत्ता और बिल्ली, वो दोनों कैसे थे, निष्क्रिय थे, पैसिव थे। क्यों, क्योंकि जब तक उनको कोई बाहरी उद्दीपक नहीं दिखाया जाता तब तक वो अनुक्रिया नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों कैसे हो गए, निष्क्रिय। भाई सीधी सी बात है, एक तो आप जो है वेट कर रहे हो कि भाई वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ गया और एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो गई, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, यानी आपके अंदर क्या है, निष्क्रियता है। और एक जो है आपका बीएड कंप्लीट हुआ, आपकी डिग्री आपने कंप्लीट की और उसके बाद में आपको पता कि यार मैं बेरोजगार इंसान हूं और मुझे तो जब तक रोजगार नहीं मिल जाता, मुझे तो जो है अपनी पढ़ाई को लगातार क्या रखना है, जारी रखना। ये चीज किसको दर्शाता है, आपकी सक्रियता को दर्शाता है, आपकी एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो पावलोव और थ्रोंडाइक के सब्जेक्ट कुत्ता बिल्ली कैसे थे, निष्क्रिय थे। निष्क्रिय क्यों थे, क्योंकि जब तक कोई उद्दीपक नहीं दिखाओगे तब तक अनुक्रिया नहीं कर रहे थे। जबकि स्किनर का सब्जेक्ट जो चूहा है वो कैसा है, एक्टिव है, सक्रिय है। क्यों, क्योंकि ये बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया कर रहा है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड पहले कर रहा है, रेस्पॉन्स पहले दे रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, पिंजरे की चार दीवार में चक्कर लगाएगा, पिंजरे की दीवारों को सूंघेगा, अपने पंजे से कुरेदेगा, ठीक है। ऐसा ये क्यों कर रहा है, भोजन की प्राप्ति के लिए। जब ये ऐसा व्यवहार कर रहा होता है तब बाई चांस इसका जो पंजा है कहां पर पड़ता है, इस लीवर पे पड़ता है, ठीक है। यहां से ये पिंजरा खुलेगा और अब चूहे को यहां से क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। अब यहां पर चूहे को क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। इधर लिख देता हूं, थोड़ा देखिएगा। ये क्या है, यहां पर ये लीवर या ताला है। क्या है ये, लीवर या ताला, जहां से पिंजरा खुलता है, ठीक है। वहां पर क्या था, नोब या घुंडी। अब यहां से जैसे ही पिंजरा खुलेगा, इस चूहे को क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। अब ये भोजन इसके लिए किसका कार्य करेगा, उद्दीपक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, उद्दीपक का कार्य करेगा। अब एक चीज देखना, इसके सामने कोई भी उद्दीपक नहीं था, ये अनुक्रिया पहले कर रहा है और इसको उद्दीपक जो है वो बाद में मिल रहा है। इसलिए हम इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्रिया को करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता, यह बात किसने कही है, स्किनर ने। आगे आपको समझ में, क्यों, क्योंकि अनुक्रिया पहले कर रहा है, उद्दीपक इसको बाद में मिल रहा है, तो ये इसका अन्य नाम हो गया, ठीक है। अब देखना, जैसे इसको भोजन मिलता है, ये भोजन जो है इस चूहे के लिए किसका कार्य करेगा, पुनर्बलन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा स्टूडेंट्स, पुनर्बलन का कार्य करेगा। देखो मैं लिख देता हूं, ये भोजन जो है, रेड पेन से लिख रहा हूं, देखना। ये जो भोजन है ये किसका कार्य करेगा, पुनर्बलन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, पुनर्बलन का कार्य करता है। अब देखना आप, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का जो है प्रभाव क्या पड़ता है। एक चीज देखना, ये चूहा भूखा था, बिना उद्दीपक की अनुक्रिया कर रहा था, लेकिन इसकी कार्य करने की जो दर है वो कैसी थी, बहुत कम थी। इसकी स्पीड कैसी थी, कम थी।
लेकिन जैसे इसको भोजन मिल गया, यानी जैसे इसको क्या मिल गया, पुनर्बलन मिल गया, तो अब इसकी कार्य करने की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए स्किनर कहता है कि क्रिया करने के तुरंत बाद पुनर्बलन दे देने से सीखने में या कार्य करने में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2015-16 वाले रीट के एग्जाम में आया था। तो देखो पुनर्बलन का फायदा क्या मिलेगा, कार्य करने में तेजी, कार्य करने में या सीखने में तेजी आ जाती है, कार्य करने में या सीखने में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ होगा आपको। यहां से आपके दो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस बॉक्स का नाम क्या है, स्किनर बॉक्स, और दूसरा ये तो बहुत नॉर्मल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका बनता है कि भोजन का मिलना किसका कार्य कर रहा है, पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। और पुनर्बलन मिलने से क्या हो जाता है, कार्य करने में या सीखने में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। इस चूहे की स्पीड बढ़ जाती है, अब ये बहुत तेज गति से कार्य करने लग जाएगा। तो इस टी डायग्राम से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल सकता है। और पुनर्बलन वर्ड जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया, स्किनर के द्वारा किया गया। इसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा ये एक पहला स्टेप था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा आप, ये लो, वापस बनाना पड़ेगा बॉक्स को, क्यों बनाना पड़ेगा वो भी आप देख लेना। देखो सॉरी, एक्चुअली क्या मेरे को कोल्ड हो रखा है। ये वही बेचारा अपना चूहा, ठीक है, इसकी पूंछ इस बार थोड़ी ज्यादा लंबी कर देते हैं। देखो यहां से इसको क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, ये लीवर है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बात बताई थी वो मैं वापस यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं आपको नई चीज बताऊंगा। देखो ये जो चूहा है ये अनुक्रिया पहले कर रहा है, रेस्पॉन्स पहले दे रहा है। तो इसका पहले रेस्पॉन्स देना किसको दर्शाता है, सक्रियता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सक्रियता को दर्शाता है। ये क्वेश्चन याद रखना स्टूडेंट्स, किसको दर्शाता है, सक्रियता को दर्शाता है। क्या करना, रेस्पॉन्स देना, अनुक्रिया पहले करना। अनुक्रिया पहले करना किसको दर्शाता है, अनुक्रिया पहले करना किसको दर्शाता है, इस चूहे की सक्रियता को दर्शाता है, एक्टिविटी को दर्शाता है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया का मतलब एक्टिव, एक्टिविटी की यहां पर बात हो रही है। अब देखना स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इस चूहे को जो भोजन दिया जाता है, क्या यह भोजन एक साथ दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहां पर एक इसकी टर्म जो है, देखो मैं यहां पर बात करूंगा, टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। इसका मतलब क्या होता है, शब्दावली, जो कि किसके सिद्धांत में यूज की गई है, स्किनर के सिद्धांत में। अब वो शब्दावली है क्या, यहां पर हम पहला वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और पहला नाम यहां पर आता है शेपिंग। क्या नाम आता है, शेपिंग। ये लो, ये इंग्लिश में शेपिंग और हिंदी में इसको क्या कहा, आकृतिकरण। अभी देखना क्या क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इसको अच्छे से समझना। देखिएगा, अभी संस्कृत डिपार्टमेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक शब्दावली पावलोव द्वारा यूज नहीं की हुई है। उसमें 3 ऑप्शन पावलोव के थे और चौथा वर्ड क्या दे रखा था, शेपिंग। ठीक है, तो जिसको ये पता था कि शेपिंग वर्ड स्किनर ने दिया है, तो उसको 3 ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल एक ऑप्शन से उसका आंसर क्या हो गया, राइट हो गया, है ना। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्किनर द्वारा यूज की हुई शब्दावली कौन सी है। तो इसके अंदर मैं आपको 3 वर्ड बताऊंगा। एक वर्ड बता चुका हूं, पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, स्किनर ने, वो मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं। दूसरा वर्ड आपके क्या आ रहा, शेपिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकृतिकरण। एक चीज मैं आपको बता दूं, टर्मिनोलॉजी हमेशा इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में ऐसे शेपिंग लिख दिया और हिंदी में ऐसे शेपिंग लिख दिया। उन्होंने आकृतिकरण नाम पूछा ही नहीं था। तो इंग्लिश तो आपको यहां पर याद होनी चाहिए। अब देखो,
शेपिंग का मतलब होता है आकार देना या आकृतिकरण करना। कैसे? चूहे को भोजन एक साथ नहीं देकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, और ऐसा करना जो है उस चूहे को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने का, उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित करने का, उसको आकार देने का कार्य करता है, जिसे हम शेपिंग या आकृतिकरण कहते हैं। लिख देता हूं, देखो, चूहे को भोजन एक साथ न देकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, ठीक है, जो कि उसको आकार देने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आकार देने का, जस्ट ए सेकेंड, जो कि उसको आकार देने का कार्य करता है, आकार देने का कार्य करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? शेपिंग। देखिएगा, एक चीज समझना, यदि चूहे को भोजन एक साथ दे दिया जाता तो भैया पेट भरने के बाद में तो नींद आती, वो मस्त टांगे फैला के पिंजरे में सोता, उसकी सक्रियता वहां पर क्या हो जाती? गायब हो जाती, ठीक है ना। इसलिए भोजन एक साथ नहीं देकर कैसे दिया जाता है? थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है, ताकि जैसे चूहा जो है अनुक्रिया कर रहा है, थोड़ी देर बाद में उसको क्या दे दिया? भोजन दे दिया, फिर अनुक्रिया की उसने थोड़ी देर, फिर क्या दे दिया? भोजन दे दिया, ठीक है ना। तो भोजन एक साथ नहीं दिया, तो उसको क्या किया? धीरे धीरे उसके लक्ष्य की ओर निर्देशित किया। जैसे कुम्हार अपने घड़े को जो है, मिट्टी के घड़े को धीरे धीरे आकार देता है, एक शेप देता है, वैसे ही चूहे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन देकर उसके व्यवहार को लगातार जारी रखा जाता है, जो कि उसको आकार देने का कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शेपिंग या आकृतिकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से याद करके जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। पहली बात तो शेपिंग टर्मिनोलॉजी किसकी है? स्किनर की। दूसरा, शेपिंग का मतलब क्या होता है बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं आगे, एक और टर्मिनोलॉजी लेते हैं। देखिएगा, ये लो, इधर लिख देता हूं टर्मिनोलॉजी, इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, दूसरा महत्वपूर्ण नाम है टर्मिनोलॉजी का, नाम लिख देता हूं क्रमिक सन्निकटापन। क्या नाम लिखा मैंने? क्रमिक सन्निकटापन। इसको समझना, क्रमिक सन्निकटापन। यहां पर सन्निकटापन का मतलब किससे होता है? निकटता से। किससे होता है? निकटता से। और ये निकटता किस में रखनी है? कार्य करने में और भोजन देने में। कार्य करने में व भोजन देने में, भोजन या इसी को हम क्या कह देंगे? पुनर्बलन देने में निकटता होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो टर्म यदि आपको याद है तो ये मान लो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से मिल सकता है। वापस बताऊंगा, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एक टर्म क्या था? शेपिंग। दूसरा टर्म क्या आ रहा? क्रमिक सन्निकटता। सन्निकटापन, क्रमिक सन्निकटापन। सन्निकटापन का मतलब क्या होता है? निकटता। जैसे हमने पावलोव के अंदर टर्म क्या पढ़ी थी? समीपता टर्म पढ़ी थी। यहां पर टर्म क्या आ रही है? निकटता। मतलब ऐसा नहीं है कि चूहा जो है पागलों की तरह इस पिंजरे में चक्कर ही काट रहा है और आप उसको पुनर्बलन या भोजन दे ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। तो वो चूहा एक्टिव नहीं रहेगा, वो काम करना वहां पर क्या कर देगा? बंद कर देगा स्टूडेंट्स। तो जैसे ही चूहे ने क्या किया? अनुक्रिया की, उसके थोड़ी देर बाद में हमने क्या दे दिया? भोजन दे दिया। यानी कार्य करने में और भोजन देने में या पुनर्बलन देने में समय गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा कार्य किया फिर भोजन दे दिया, फिर थोड़ा कार्य किया फिर भोजन दे दिया। यानी कार्य करने में व भोजन देने में क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए, जिससे क्या कहते हैं? क्रमिक सन्निकटापन। यानी ये क्रमबद्ध रूप से ये कार्य चलता रहना चाहिए, तभी चूहा जो है अपने आप को सक्रिय रख पाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तीसरा मैंने आपको बोला था कि चूहा अनुक्रिया पहले करता है, ठीक है, और अनुक्रिया पहले करता है जो किसको इंडिकेट करता है? इसकी सक्रियता को दर्शाता है। तो ये तीन मैंने आपको यहां पर पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। अगली देखो, टर्मिनोलॉजी में एक और नाम मैं लिख देता हूं, देखिएगा अगला नाम मैं यहां पर लिखता हूं, ये लो,
तीसरी टर्म क्या आ जाएगी यहां पर? पुनर्बलन। क्या टर्म आ जाएगी? पुनर्बलन। तो लिख देता हूं इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मतलब तो पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि क्रिया करने के तुरंत बाद पुनर्बलन दोगे तो सीखने में या कार्य करने में क्या आ जाएगी? तेजी आ जाएगी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्किनर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्किनर द्वारा किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके द्वारा किया गया? स्किनर द्वारा यूज किया गया। काफी है ना, आप समझ गए मेरी फीलिंग्स। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है स्टूडेंट्स। 3 टर्म याद रखना, शेपिंग, क्रमिक सैनिकटापन और टर्मिनोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। देखिएगा, अब हम यहां पर जो है सबसे पहले इस सिद्धांत के अन्य नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर बाकी की चीजें बाद में पढ़ेंगे। देखिएगा, तो अपना अगला हेडिंग क्या हो गया? स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम। स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम। देखिएगा स्टूडेंट्स, अन्य नामों की यदि हम यहां पर चर्चा करें, आपको याद हैं लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्किनर ने जो है चूहे के अलावा कबूतर पर भी अपने प्रयोग किए थे। तो कबूतर पर जो प्रयोग किए थे उस बॉक्स का नाम क्या था? पिजन बॉक्स नाम था। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने 5वीं क्लास तक ही पढ़ लिया होगा कि भाई कबूतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिजन कहते हैं। तो कबूतर के ऊपर जो प्रयोग किया उस बॉक्स का नाम क्या था? पिजन बॉक्स नाम था। चूहे पे जो प्रयोग किया उसके बॉक्स का नाम क्या था? स्किनर बॉक्स था। इतना ध्यान रखना कि चूहे के अलावा कबूतर पर भी इन्होंने प्रयोग किए थे। नॉट ए बिग टास्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी देखते हैं। देखो, स्किनर के सिद्धांत के अन्य नामों की यदि हम बात करें तो देखो सारे नाम यहां पर आ जाते हैं। एक नाम आपके क्या आ गया था यहां पर? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। क्या नाम आ गया? अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। ठीक है, यह नाम क्यों आया? क्योंकि अनुक्रिया पहले करेगा, उद्दीपक बाद में मिलेगा। फिर देखो दूसरा, अनुक्रिया को क्या कहते हैं? आर, उद्दीपक को क्या कहते हैं? एस। रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, वही चीज है, कोई नया नाम नहीं है। ठीक है, अगला आपके नाम आ जाएगा तीसरा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम आ जाएगा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगला आपके नाम आ जाता है नैमित्तिक। जस्ट ए सेकेंड, ये नाम अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको मतलब भी समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये। यदि क्वेश्चन आता तो यहां से आ सकता है। नैमित्तिक, नैमित्तिक या साधनात्मक, नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और नाम इसका क्या आ जाएगा आपके, जो मेन नाम हमने दिया ही था, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत था, या हम इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक है क्रिया प्रसूत अधिगम और एक है प्राचीन, एक तो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और एक है प्राचीन अनुबंधन। इसका डिफरेंस अच्छे से देखना। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं। एक तो कौन सा अनुबंधन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, दूसरा अपने कौन सा था? प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन। प्राचीन या
इसी को ही हमने क्या नाम दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन। देखना स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है इनके अंदर। देखो स्टूडेंट्स, ये जो है प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन, इसकी बात कौन करता है, ये पावलोव के द्वारा दिया गया, जबकि ये किसके द्वारा दिया गया, स्किनर द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, स्किनर द्वारा। अब इनका मेजर डिफरेंस क्या है, प्राचीन अनुबंधन जो होता है इसमें अनैच्छिक क्रिया की बात होती है, इसमें किसकी बात होती है, अनैच्छिक क्रिया की बात होती है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में किसकी बात होती है, ऐच्छिक क्रिया की बात होती है। कैसे, देखो जो पावलोव का कुत्ता था उसको जैसे ही भोजन दिखाया, भोजन देखते ही उसके मुंह में क्या बनने लग जाती है, लार बनने लग जाती है। तो ये कैसी क्रिया है, लार का बनना अनैच्छिक क्रिया। कैसी क्रिया, लार का बनना अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आंधी आई और आंधी के कारण जो है आपकी आंखें बंद हो गई, ठीक है, ये भी कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है। तो आपको पता है जैसे अपनी आंखों का झपकना है या छींकना, खांसना, इनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, ये कैसी क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो याद रखना प्राचीन अनुबंधन में कौन सी क्रियाएं होती है, इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अनैच्छिक। अनैच्छिक यानी अब बिना अपनी मर्जी के, इसमें अनैच्छिक क्रिया होती है। जबकि यहां पर देखो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में चूहे के सामने कोई भी उद्दीपक नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो अनुक्रिया पहले कर रहा है, वो अपनी मर्जी से वहां पर कार्य कर रहा है, अपनी इच्छा से वहां पर कार्य कर रहा है। इसलिए इसमें कौन सी अनुक्रिया होती है, इसमें ऐच्छिक क्रिया होती है। इसमें कौन सी क्रिया होती है, इसमें ऐच्छिक क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, इसमें ऐच्छिक क्रिया होती है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना कि अनैच्छिक क्रिया का संबंध किससे है, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन से, सॉरी अनैच्छिक क्रिया का, और ऐच्छिक क्रिया का संबंध किससे है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। ये किसका है, स्किनर का है, ये किसका है, पावलोव का है। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लोग केवल जो है अन्य नाम रटने में रह जाते हैं, डेट रटने में रह जाते हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने यहां पर आया हूं स्टूडेंट्स। अब देखो अनुबंधन का तो मतलब आपको पता ही, अनुबंधन का अर्थ होता है जोड़ना। अनुबंधन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। और अनुबंधन किस में होगा, उद्दीपक और अनुक्रिया में। यहां पर क्या होगा, उद्दीपक पहले होगा और अनुक्रिया बाद में होगी। इसमें अनुक्रिया पहले होगी और उद्दीपक बाद में होगा, लेकिन दोनों में संबंध जो है इन दोनों ही प्रकार के अनुबंधन में पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। स्किनर का सिद्धांत थ्रोंडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थ्रोंडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम पर आधारित है। कैसे है अभी बताता हूं, इसको भी आपको रटना नहीं है। हमने पढ़ा था थ्रोंडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सफलता से प्रेरित होकर और किसी बड़े कार्य के लिए प्रयास करे तो यानी उसकी सफलता उसको प्रभावित कर रही है। कैसे, अब स्किनर का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर कैसे आधारित है। स्किनर के चूहे के सामने कोई भी उद्दीपक नहीं था, अनुक्रिया पहले कर रहा था, लेकिन जब तक उसको उद्दीपक नहीं मिलता, जब तक भोजन या पुनर्बलन नहीं मिलता, वो क्रिया तो कर रहा है, लेकिन उसकी कार्य करने की स्पीड कैसी होती है, कम होती है। लेकिन जैसे ही वो अपने पंजे से लीवर दबता है, उसको भोजन मिलता है, वो भोजन उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करती है, उसको भोजन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो जाती है, और इससे प्रभावित होकर क्या करता है, वो और तेज गति से कार्य करता है। यानी जैसे उसको भोजन मिलता है तो उसकी कार्य करने की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, जो कि उसको क्या करती है, प्रभावित कर रही है। समझ में आया ना, भोजन मिलने से पहले स्पीड कम थी, भोजन मिला, सफलता मिली, और स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। इज दैट क्लियर फॉर यू? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज देखिएगा, एक नाम हमने पढ़ा था
साधनात्मक अधिगम सिद्धांत। इसको हम क्या कहते हैं? साधनात्मक, या इसी को ही हमने क्या नाम दिया था? नैमित्तिक अनुबंधन का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? नैमित्तिक अनुबंधन का नाम दिया था। तो देखो, अब कई लोगों को यह पता ही नहीं है। देखो, साधन का मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। क्या बोलते हैं हम इसको? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। अब देखो भाई, आपको यह तो पता है कि चूहा अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है, लेकिन इसके मर्जी से कार्य करने का साधन जो है वो कौन सी चीज बनती है? क्यों? क्योंकि चूहा जो है वो क्या है? भूखा है। तो उसकी जो भूख है वो उसको अनुक्रिया करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है, जिसको हमने क्या नाम दिया? साधनात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन नाम दिया। तो मैं लिख देता हूं उसके नीचे, देख लीजिएगा। चूहा भूखा है, चूहा भूखा है, इसलिए उसकी भूख, इसलिए उसकी जो भूख है, उसकी जो हंगर है, उसकी भूख अनुक्रिया करने तथा उद्दीपक प्राप्त करने का साधन बनती है। प्राप्त करने का क्या बनती है? साधन बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? साधनात्मक अनुबंधन या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, या इसको हम क्या कहते हैं? नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक का मतलब होता है निमित्त मात्र। भाई भूखा है तो उद्दीपक प्राप्त करने, भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करेगा ही, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? तो अब समझ में आ गया ना, इसकी जो भूख होती है वो इसके अनुक्रिया करने तथा उद्दीपक को प्राप्त करने में साधन बनने का कार्य करती है। इसलिए इसको हमने क्या कहा? साधनात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन, या हमने इसको नाम क्या दिया? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग नाम दिया। स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, स्किनर ने जो है प्राणी के व्यवहार के आधार पर दो टाइप की अनुक्रियाएं बताई। इन्होंने प्राणी के व्यवहार के आधार पर कितने प्रकार की अनुक्रियाएं बताई? दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केवल दो प्रकार की अनुक्रियाएं पूछ लिया तब भी ये लोगों के लिए बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि ये हर बुक में आपको नहीं मिलेगा, केवल ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है। अरुण कुमार सिंह की बुक में ये जानकारी दी हुई है। बताता हूं मैं आपको, पहले हम लिख देते हैं। देखिएगा, स्किनर ने, इंपॉर्टेंट चीज है, स्किनर ने दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। दो प्रकार की क्या बताई? अनुक्रियाएं बताई। दो प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। ठीक है, अब वो दो प्रकार की अनुक्रियाएं है क्या? ठीक है, देखना, इनमें से एक है आपके, एक तो आपको पता ही है जो इनका पूरा सिद्धांत है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्या नाम हो गया? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। और दूसरा जो इन्होंने नाम बताया वो आपके क्या है? प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया। दूसरा नाम इन्होंने क्या बताया? प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया। देखना स्टूडेंट्स, पहले तो आपको इन दोनों के नाम याद होने चाहिए, फिर इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यह बहुत सिंपल है। कैसे है सिंपल? अभी मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में क्या होगा? इसमें प्राणी अनुक्रिया पहले करेगा, रेस्पॉन्स पहले देगा, अर्थात इसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता, लेकिन फिर भी प्राणी अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता, इसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता। पता है ना आपको? तो किस अनुक्रिया में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता? आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। यानी चूहा अनुक्रिया पहले करेगा जबकि उसके सामने कोई उद्दीपक मौजूद नहीं है, वो उसको क्रिया करने के बाद मिलेगा, वो उसके सामने ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरा नाम आपके आ रहा प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया। प्रतिक्रियात्मक यानी आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा होगा भाई, इसमें एक चीज पहले से ही सामने से हो रही है, फिर उसको देख के दूसरी चीज हो रही है।
यानी इसमें क्या होता है, इसमें उद्दीपक ज्ञात होता है। इसमें क्या होता है, उद्दीपक ज्ञात होता है। इसमें उद्दीपक ज्ञात होता है। देखना स्टूडेंट्स, अर्थात इसमें उद्दीपक ज्ञात होता है। जब उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया की जाएगी तब हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया। और जब उद्दीपक ज्ञात नहीं होगा, बिना उद्दीपक के अनुक्रिया की जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, लिख देता हूं, अर्थात इसमें अनुक्रिया पहले की जाती है। अर्थात इसमें अनुक्रिया पहले की जाती है और उद्दीपक उसको बाद में मिलता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना ही याद रखना, क्रिया प्रसूत में उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है, अनुक्रिया पहले की जाती है, बाद में इसका संबंध उद्दीपक से जोड़ा जाता है। प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया में क्या होता है, पहले उद्दीपक होता है, फिर उसको देख के क्या की जाती है, अनुक्रिया। तो स्किनर ने थॉर्नडाइक की बात का खंडन जरूर किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्रिया करने के लिए उद्दीपक का होना जरूरी नहीं होता। ये उनका मेन मुद्दा था, इसलिए उन्होंने इसके सिद्धांत का खंडन किया था। स्किनर कहते हैं कि उद्दीपक को देख के भी अनुक्रिया की जा सकती है तथा बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया की जा सकती है। यदि उद्दीपक को देख के अनुक्रिया होती है तो वो प्रतिक्रियात्मक अनुक्रिया नाम दे दिया, और बिना उद्दीपक के क्रिया होती है तो उसको नाम क्या दे दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, एक और चीज देखना स्टूडेंट्स, यहां पर स्किनर ने दो प्रकार के अनुबंधन बताए। स्किनर ने दो प्रकार के अनुबंधन बताए। दो प्रकार के क्या बताए, अनुबंधन बताए। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के अनुबंधन बताए। अब देखना यहां पर, ये जो दो प्रकार के अनुबंधन हैं उसमें एक तो आपके कौन सा है, आर टाइप अनुबंधन। कौन सा, आर टाइप अनुबंधन। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने बताया वो कौन सा बताया, एस टाइप अनुबंधन। दूसरा कौन सा बताया, एस टाइप अनुबंधन। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको समझना आप। यहां पर देखो, आर टाइप नाम से ही पता चलता, आर का मतलब क्या है, रेस्पॉन्स। यानी यहां पर क्या होगा, अनुक्रिया पहले होगी और बाद में उसका संबंध किससे जोड़ा जाएगा, उद्दीपक से। एस टाइप अनुबंधन यानी यहां पर पहले उद्दीपक होगा, बाद में इसका संबंध किससे जोड़ा जाएगा, अनुक्रिया से। बहुत सिंपल है, लिख देता हूं। इसमें पहले उद्दीपक होगा, इसमें पहले उद्दीपक होगा तथा बाद में इसका संबंध, बाद में इसका संबंध किससे जोड़ा जाएगा, अनुक्रिया से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा, अनुक्रिया से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यदि आपसे पूछे कि पावलोव और थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है वो किस प्रकार के अनुबंधन पर आधारित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस टाइप अनुबंधन। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएंगे, पावलोव व थॉर्नडाइक का सिद्धांत। पावलोव तथा थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव तथा थॉर्नडाइक का सिद्धांत इस पर आधारित है। तो एस टाइप अनुबंधन का एग्जाम्पल कौन है, पावलोव और थॉर्नडाइक का सिद्धांत। कुत्ते को जब तक भोजन नहीं दिखाओगे वो लार नहीं टपकाएगा। थॉर्नडाइक की बिल्ली को जब तक मछली के मांस का टुकड़ा नहीं दिखाओगे तब तक वो अनुक्रिया नहीं करेगी। समझ में आ गया? तो यहां पहले उद्दीपक होगा, बाद में उसका संबंध अनुक्रिया से जोड़ा जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा, एस टाइप अनुबंधन। और यहां पर क्या होगा, आर टाइप अनुबंधन में क्या होगा, इसमें अनुक्रिया पहले की जाएगी, इसमें अनुक्रिया पहले की जाएगी, अनुक्रिया पहले की जाएगी तथा बाद में इसका संबंध, किससे जोड़ा जाएगा, उद्दीपक से जोड़ा जाएगा। बाद में इसका संबंध उद्दीपक से जोड़ा जाएगा। और आपको पता ही है ऐसा किसके सिद्धांत में होता है, स्किनर के सिद्धांत में होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है
वो आपके क्या हो जाएगा, स्किनर का सिद्धांत। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, स्किनर का सिद्धांत। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, दो प्रकार के अनुबंधन किसने बताए, स्किनर ने, आर टाइप और एस टाइप। आर टाइप में पहले आर होगा फिर उसका संबंध एस से जोड़ेंगे, एस टाइप में पहले एस होगा फिर उसका संबंध आर से जोड़ेंगे। इसके ऊपर कौन से सिद्धांत आधारित है, पावलोव थॉर्नडाइक। इसके ऊपर कौन से सिद्धांत आधारित है, स्किनर का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है, पिंक कलर का नोट हो सकता है ये आपके लिए, स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स जो है हम पढ़ेंगे स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, और इसके साथ ही अपनी ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब अपना जो है हेडिंग क्या हो गया, स्किनर के सिद्धांत का, स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग, स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग। तो यहां पर दो पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, दोनों ही पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहली चीज देखो, सबसे पहला पॉइंट, यह सिद्धांत सीखने पर पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, सीखने पर पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है। कैसे, आपको पता ही है, चूहे को जैसे ही पुनर्बलन मिला था उसके कार्य करने में क्या आ गई थी, तेजी आ गई थी। तो स्किनर कहता है कि क्रिया करने के तुरंत बाद पुनर्बलन दे देना चाहिए, इससे कार्य करने और सीखने में क्या आ जाती है, तेजी आ जाती है। आपने देखा ही होगा जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं और उनको जवाब देने पे गुड, वेरी गुड ऐसा बोलते हो, किसका एग्जाम्पल है, पुनर्बलन का। दूसरा पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, स्किनर ने नकारात्मक पुनर्बलन का खंडन किया। पुनर्बलन सकारात्मक प्रकार का होता है और नकारात्मक भी होता है। यदि आप किसी को पुरस्कार दंड दे रहे हो, आप किसी को, किसी की अवहेलना कर रहे हो, तो कैसा होगा नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो स्किनर कहता है कि एक शिक्षक को जहां तक संभव हो सके सकारात्मक पुनर्बलन का यूज करना चाहिए। तो स्किनर ने कौन से पुनर्बलन का खंडन किया, नकारात्मक पुनर्बलन का खंडन किया है। जबकि अल्बर्ट बांडुरा और सीएल हल कहते हैं कि सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन देने चाहिए। कौन, एक तो नाम क्या आया, अल्बर्ट बांडुरा, और दूसरा नाम क्या आया, क्लार्क हल। दो लोग, दोनों ही प्रकार के पुनर्बलन का समर्थन। स्किनर एक ही लोग है तो सकारात्मक का समर्थन, नकारात्मक का क्या करता है, खंडन करता है। और मेस्लो जो है वो पूरे के पूरे पुनर्बलन का ही खंडन करता है। वो कहता है कि ना तो सकारात्मक दो और ना ही नकारात्मक पुनर्बलन दो। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राणी की कोई ना कोई आवश्यकता होती है, इसलिए वो व्यवहार तो करेगा ही, ठीक है। यह मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब मेस्लो पढ़ेंगे। लिख देता हूं यहां पे, नोट डाल के, देखो नोट डाल के लिख रहा हूं। पहला नोट क्या हो गया, देखिएगा, स्किनर नकारात्मक पुनर्बलन का खंडन करता है। स्किनर नकारात्मक पुनर्बलन का खंडन करता है, ठीक है। और दूसरा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्लार्क हल तथा अल्बर्ट बांडुरा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के पुनर्बलन का समर्थन, दोनों प्रकार के पुनर्बलन का क्या करते हैं, समर्थन करता है या करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स, देन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एक पॉइंट और बचा हुआ वो पढ़ते हैं, देन ये थ्योरी कंप्लीट होगी। देखो,
यदि हम इसके शैक्षिक अनुप्रयोग की बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है, आपने एक नाम सुना होगा, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन विधि, शिक्षा में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग किसके सिद्धांत की देन है? स्किनर के सिद्धांत की देन है। स्किनर के सिद्धांत की देन है। और आपको पता हो तो अभिक्रमित अनुदेशन के 3 टाइप है, पढ़ी है ना आपने, रेखीय, शाखीय तथा रेखीय, शाखीय और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा दिया था? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था स्किनर ने। अब बात आती है कि अभिक्रमित अनुदेशन है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। अभिक्रमित, तो पहली चीज तो ये सीखने के अंदर क्रम की भूमिका पर बल देता है, नाम से ही पता चलता है क्रमित, यानी सीखने में क्रम होना चाहिए। हमेशा हम पहले सरल चीजें सीखते हैं, फिर मीडियम और फिर टफ चीज पे जाते हैं, सरल से जटिल की और शिक्षण सूत्र की अनुपालना। दूसरा, अभिक्रमित अनुदेशन में क्या किया जाता है? विषय वस्तु को टुकड़ों में बांट दिया जाता है, पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए ये सीखना क्या हो जाता है आपके लिए? सरल हो जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज आपके लिए क्लियर किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।